नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की इस समय की सारी अपडेट्स लेकर। शुरुआत एक वीडियो से करता हूं। यह वीडियो द क्रेडल ने अपने यहां पोस्ट किया था। दरअसल इजराइल के जो सबसे ज्यादा जहरीले मंत्री हैं उनमें से एक है वहां का वित्त मंत्री, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच की यह वीडियो है जिसमें वो अपने बेटे को दुलार करके प्यार करके यहूदी तरीके से लड़ने के लिए भेज रहा है और यह भेजा गया है उसको लेबनान के बॉर्डर पर। लेबनान का किस्सा बड़ा मजेदार हो गया है। इजराइल को यह लगा था कि हिजबुल्लाह तो खत्म हो गया है। लेबनान की जो सरकार है वो अमेरिका के इशारे पर काम करती है। वहां की जो आर्मी है उसकी तनख्वाह अमेरिका से आती है, तो वो तो कतई साथ देगी नहीं किसी का। तो ऐसे में ईरान में जो लड़ाई चल रही है, उधर ईरान उलझा हुआ है, उसका फायदा उठाकर हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर दे और लेबनान के और बड़े इलाके पर कब्जा करने, ये लग रहा था इनको, इजराइल को। इसके हिसाब से प्लान बनाया गया और ये जो स्मोट्रिच है इसने बयान दिया था कि बेरूत को भी रफा की तरह बना दिया जाएगा। गजा में जो रफा है आप जानते हैं, उसके सारे मकान गिरा दिए गए थे, सब कुछ तोड़ दिया गया था। तो बेरूत को भी वैसा ही करने की बात कही थी स्मोट्रिच ने। अब ये ऐसे लोग हैं जो कुछ बनाने की बात तो करते नहीं है, तोड़ने में इनको बड़ा मजा आता है। लेकिन हो गया उल्टा। हुआ ये कि हिजबुल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ उतर गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि नार्दर्न इजराइल खटाखट खाली करो, हम हमले करेंगे। और केवल कहा नहीं, हाइफा पर बम गिराया, वहां के हवाई अड्डे पर बम गिराया और लगातार बमबारी कर रहा है। जमीन पर जो लड़ाई चल रही है वो तो जबरदस्त लड़ाई चल रही है। और वहां पर स्मोट्रिच ने अपने बेटे को भेजा था कि जाओ इजराइल की तरफ से लड़ो। खबर यह आई कि आज हुजूर ने यह वीडियो जारी किया, आज यह तमाशा किया गया, ट्विटर पर दिखाया गया इजराइल की जनता को कि देखो हम अपने बेटे को लड़ने भेज रहे हैं। और अगले ही दिन उनका बेटा हेलीकॉप्टर में सवार होकर लौट आया, क्योंकि हिजबुल्लाह से लड़ाई में वो बुरी तरह से घायल हुआ था। कहा यह जा रहा था कि उसके हाथ या पांव कट गए हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन यह कंफर्म खबर आ गई है कि कई सारे सैनिक जो वहां पर हिजबुल्लाह के हमले में घायल हुए हैं उसमें स्मोट्रिच का बेटा भी था। ये कंडीशन है वहां पर, जिस बात को इजराइल लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह वाले फ्रंट पे, लेबनान वाले फ्रंट पे लगातार मार पड़ रही है, लगातार उसके सैनिक घायल हो रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि जब इजराइल में आम माँ बाप के बच्चे वहां मर रहे हैं जाकर, तब नेतन्याहू का बेटा, जिसके बारे में यह खबर आई थी कि वाईनेट ने छापा था कि जिसने अपने बाप को यानी नेतन्याहू को मारा पीटा था, वो मियामी में अपने ऐशगाह में बैठकर पूरी मस्ती कर रहा है। इजराइल के हर नौजवान के लिए जरूरी है आर्मी में भर्ती होना। बूढ़े लोगों को रिजर्व आर्मी में भर भर के भेजा जाता है, लेकिन नेतन्याहू का अपना बेटा लड़ाई नहीं लड़ता। ऐसे ही ट्रंप का जो अपना बेटा है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, लेकिन उसको लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेजा गया। वैसे स्मोट्रिच वाले मामले में एक और खेल हो सकता है। ये सारे के सारे जो दूसरों के दम पर लड़ना चाहते हैं, जिनको खून बहाने में बड़ा मजा आता है, अपने बच्चों को कतई जंग में भेजना नहीं चाहते हैं। तो ये सब सिर्फ नाटक हो सकता है कि उसको भेजा गया और पहले ही दिन उसने घायल होने का बहाना बनाया और जंग से वापस लौट आया। अब हॉस्पिटल में आराम से पड़ा रहेगा और इजराइल के आम लोग लगातार मारे जाते रहेंगे। कुछ भी हो, इतना तय है कि हिजबुल्लाह से बुरी तरह से पिटाई हो रही है लेबनान के बॉर्डर पर। और वहां पर इजराइल ने कभी सोचा नहीं था, उनके टीवी चैनलों पर यह बहस चल रही है कि हमें तो लगता था हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन उसकी मिसाइलें तो तेल अवीव तक पहुंच रही हैं। तेल अवीव तक मिसाइलें बहुत पहुंच रही हैं और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं। कारण यही है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने न तो वहां के मीडिया को और न ही वहां के आम लोगों को अलाउ किया है कि वो वीडियो बनाकर लगाएं। आम लोगों की हालत तो ये है कि अगर वीडियो लगा दें तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इसीलिए वहां जो जर्नलिस्ट गए हैं वो इशारों में बता रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। और अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनके संबंध हैं इजराइल में, जो लोगों को फोन कर पा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि तेल अवीव की हालत खराब है, वहां जबरदस्त बमबारी हुई है और जबरदस्त वहां पर नुकसान हुआ है। आयरन डोम आयरन मोम में बदल गया है और ईरान के हमलों को रोकना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन इन सब के बीच खाड़ी के देशों के लिए, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, जॉर्डन, इन सब मुल्कों के लिए एक राहत की खबर आई है।
राहत की खबर यह है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि हमने ये तय पाया है कि जब तक हमारे पड़ोसी देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा, तब तक अब हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। काम पूरा हो चुका है। थाट का पूरा सिस्टम बिगाड़ा जा चुका है। सुबह का वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कैसे जो इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं उनकी आंखें फोड़ दी गई हैं, रडार सारे के सारे फोड़ दिए गए हैं। चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, जॉर्डन हो, कतर हो, हर जगह जो अमेरिका का एयर बेस है वो तबाह कर दिया गया है। और इन सारे देशों को यह समझा दिया गया है बहुत कायदे से कि अगर तुम्हारी जमीन से अमेरिका हमला करेगा या इजराइल को जाने वाली हमारी मिसाइलों को रोकने की कोशिश होगी तो ये शहर नस्तनाबूद हो सकते हैं। ये शहर जो शोरूम ज्यादा है ये पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं। दुबई के कुछ मित्रों को बुरा लग जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि इजराइल का जिस तरह से दुबई साथ देता है, जिस तरह से दुबई को काले पैसे और CIA के हरकतों का अड्डा बनाया गया, मोसाद की हरकतों का अड्डा बनाया गया, अपने हमले से ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया कि अगर आप ये सब जारी रखेंगे कम से कम जंग के दौरान, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने खबर दी थी आपको कि बिन सलमान साहब जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी बातचीत आसिम मुनीर के साथ हुई थी और यह भी मैंने आपको बताया था कि वो बैक डोर से लगातार ईरान से बातचीत कर रहे हैं और इसलिए यह मुमकिन है कि कोई समझौता हो जाए। तो वही हुआ है, समझौता हो गया है अरब देशों और ईरान के बीच में। ईरान ने साफ किया है कि हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे और अरब देशों ने साफ किया है कि हमारी जमीन का इस्तेमाल आपके ऊपर हमले के लिए नहीं होगा। यानी उस पूरे प्रोसेस में ईरान की सबसे पहली जीत यह है कि पिछले 30-35 सालों से अमेरिका ने उसके आसपास जो दुनिया भर के बेस बना के रखे थे, जिनमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च हुआ था, जो ईरान के लिए धमकी की तरह थे कि अगर जंग शुरू हुई तो इन सब ठिकानों से तुम्हारे ऊपर हमला होगा, वो सारा खतरा जंग की शुरुआती 4 दिनों की हरकतों में ही ईरान ने खत्म कर दिया। ईरान ने 4 दिनों में 30 साल का जो काम अमेरिका और इजराइल ने किया था उसको नेस्तनाबूद कर दिया, उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यकीन जानिए कि दोबारा इसको बनाने में बरसों बरस लग जाएंगे अमेरिका को, और दोबारा जब ये बनाने जाएंगे तो अरब मुल्क ये सवाल पूछेंगे कि जब इन बेसिस से हमें आप नहीं बचा सके, हमारी हिफाजत नहीं हो सकी, तो फिर इन बेसिस को हमारे देश में बनाने की जरूरत क्या है। तो अपने इन हमलों से, अपनी इन कारगुजारियों से ईरान ने अमेरिका की बरसों की मेहनत और अरबों का भरोसा जो अमेरिका के ऊपर था वो सब तोड़कर बर्बाद कर दिया है। और ये हमले सिर्फ अमेरिकन एयर बेसिस पे नहीं हुए हैं, ये हमले डेटा सेंटर्स पे हुए हैं। शायद आपको पता हो कि अरब वर्ल्ड में डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बनाए गए हैं, बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कंपनियों द्वारा। ये ऐसे डेटाबेस हैं जिनसे हमको, आपको, सबको अमेरिका कंट्रोल करता है। और ये ऐसे डेटाबेसेज हैं जिनकी तबाह होने पे, हालांकि इनका बैकअप है इसलिए तुरंत असर नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके तबाह होने पर बैंकों से लेकर तमाम कामकाज बंद हो सकता है। ईरान ने अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे डेटा बैंक्स को निशाना बनाया है और अमेरिका को एक बड़ी चोट दी है। इस बार अमेरिका के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है ईरान, वो जानता है कि इजराइल तो है ही, अमेरिका के खिलाफ भी हमको लड़ाई लड़नी है। वो जो लड़ाई लड़ रहा है उस लड़ाई में उसने अमेरिका को किस तरह से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ये शायद अच्छे से सीख लिया है, और रशिया और चाइना से जिस तरह का इंटेलिजेंस मिल रहा है उसका फायदा उठाकर ईरान ने अमेरिका के जो सेंटर्स हैं उनको बुरी तरह से बर्बाद किया है। कल से ही यह खबर लगातार अमेरिका के अखबारों, वेबसाइट्स और चैनल पर चल रही है कि रशिया लगातार मदद कर रहा है ईरान की इंटेलिजेंस देकर। क्यों नहीं करेगा? रशिया के लिए ईरान बड़ा सहारा है, जैसे ईरान के लिए रशिया बहुत बड़ा सहारा है। देखिए, रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन 4 कंट्रीज का जो एक कॉम्बिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि किसी पर्सनल फ्रेंडशिप पर है। पुतिन माय फ्रेंड पेजेश्कियन नहीं कहते हैं, पेजेश्कियन माय फ्रेंड पुतिन नहीं कहते हैं। यह तमाशा नहीं चलता है, लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो सबके लिए फायदेमंद है। अब आप देखिए, ईरान पर जो हमला हुआ है, ईरान के साथ जो लड़ाई चली है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ है,
उसमें सिर्फ दो मुल्कों को इजाजत दी गई है, चाइना को और रशिया को। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है तो रशिया को हुआ है। जो अमेरिका रशियन तेल को नहीं बिकने दे रहा था, वो अब इंडिया को परमिशन दे रहा है कि भैया जाकर रशिया तेल खरीदो, क्योंकि रशिया का तेल अगर मार्केट में नहीं आएगा तो ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश कर जाएगा। और अब रशिया कह रहा है कि ठीक है, उस समय हम आपको छूट पर तेल देते थे जब आपको हम समझते थे अपना दोस्त, लेकिन अब आपने दोस्ती तोड़ी है, आपने अमेरिका की गोद में बैठना स्वीकार किया है, तो अब यह होगा कि हम तेल तो आपको देंगे लेकिन कोई छूट नहीं देंगे। अब तेल आपको बाजार की कीमत पे मिलेगी और इंडिया को अब महंगा तेल मिलेगा। तो रशिया जिसका तेल बिक नहीं रहा था, अब वो महंगा तेल बेच रहा है। दूसरा कि जितने इंटरसेप्टर इनके खत्म हो रहे हैं, जितनी मसाइलें इनके खत्म हो रही हैं, जितने असलहे, हथियार और पैसे इनके खत्म हो रहे हैं, खबर यह है कि पिछले 3-4 दिन में 3 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिका का पैसा डूब चुका है इस लड़ाई में और मार्केट में। उतना ही रशिया के लिए आसान हो रहा है। जब इनके पास अपने पैसे नहीं होंगे, अपनी मिसाइलें नहीं होंगी, तो ये यूक्रेन की मदद कहां से करेंगे और चाइना में ताइवान की मदद कहां से करेंगे। तो रशिया और चाइना के लिए यह अच्छा है कि अमेरिका लगातार कमजोर होता जाए। सोचिए, अब यूक्रेन कह रहा है कि एयर डिफेंस में या ड्रोन डिफेंस में हम आपकी मदद करेंगे। जो यूक्रेन अमेरिका के सामने झोली फैलाए खड़ा था, आज वो अमेरिका की मदद करने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। ईरान पर पाउंडिंग हो रही है, जबरदस्त बम गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है और यह होना भी था। हम पहले दिन से कह रहे थे कि ईरान का नुकसान होना है, लेकिन ईरान एक बड़ा देश है और जब बड़ा देश है ईरान, तो वो बहुत सारा झटका झेल सकता है जो इजराइल नहीं झेल सकता है। इजराइल में शहादत कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए इजरायली नागरिकों के जो ट्वीट्स आ रहे हैं उनमें नेतन्याहू को गाली दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इजराइल की तबाही के लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है तो वह खुद नेतन्याहू है। ऐसे ट्वीट, ऐसी चीजें आपको वहां नहीं मिलेंगी, ईरान में नहीं मिलेंगी। ईरान में वीडियोज आ रहे हैं जिसमें औरतें अपने हस्बैंड्स को, खामिंद को लड़ने के लिए भेज रही हैं। जैसे हमारे यहां राजपुतानियां टीका लगाकर भेजा करती थी, वहां पर भी अपने तरीके से कुरान उनके सिर पर टच कराकर उनको लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। तो ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार भी है और ईरान शहादतें देने के लिए तैयार है। इजराइल की आदत दूसरों को मारने की है, शहादत देने की कोई उनके यहां परंपरा नहीं है। इसीलिए 6 सैनिक मारे गए हैं अमेरिका के हिसाब से और वहां बवाल मच गया है। हकीकत यह है कि 200-250 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अगर यह सच है और यह खबर जिस दिन अमेरिका में ब्रेक होगी, तमाशा मच जाएगा। और आप देखिए, ट्रंप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अमेरिका कह रहा है ईरान का हम सारा तेल लूट लेंगे। ट्रंप यह कह रहे हैं कि अब सरकार बदलना या ईरानियों को बचाना मेरा कोई मकसद नहीं है, इस जंग का मकसद नहीं है। इस जंग का मकसद यह है कि वहां पर कोई ऐसा आदमी बैठ जाए, कोई ऐसा मौलाना वहां गद्दी पर बैठ जाए, वहां का ग्रैंड आयतुल्लाह बन जाए, सर्वोच्च नेता बन जाए, जो इजराइल और अमेरिका को दुश्मन ना माने। खेल बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ट्रंप अब बाहर निकलने का बहाना ढूंढ रहे हैं। बाहर निकलेंगे और कहेंगे कि हमने तो बड़ी डील कर ली है ईरान के साथ, अब ईरान का सारा तेल हमारा हो जाएगा। और उनके जो चमचे हैं, उनके जो भक्त हैं, वो पूरे देश में हल्ला कर देंगे कि ट्रंप ने बहुत बड़ी डील कर ली है, जबकि हकीकत यह होगी कि ईरान का एक बूंद तेल भी ट्रंप को नहीं मिलेगा। लेकिन जिस कदर तबाही मच रही है, जिस कदर अमेरिका के मार्केट में तबाही मच रही है, ट्रंप बाहर निकलने के लिए ऐसे ही किसी झूठ का सहारा लेगा। ऐसा कम से कम मुझे लग रहा है अगले 2-4-5 दिनों में समझ में आएगा। इसीलिए ईरान के तेल का मुद्दा लाया गया, कहा गया हम ईरान का सारा तेल लूट लेंगे, ताकि जंग से बाहर निकलो और कहो कि हमने तो ईरान के साथ तेल की डील कर ली है। जो भी नया लीडर बने उसके बारे में कहो ये तो हमारा दोस्त है, ये बयान कुछ भी देगा लेकिन हमारा फायदा पहुंचाएगा। भले एक एक लफ्ज झूठ हो, लेकिन वहां की मीडिया और बाकी सब मिलकर भरोसा करवा देंगे। जैसे हमारे यहां ट्रेड डील हुई तो सारी गोदी मीडिया ने मिलकर जनता को भरोसा करवा दिया कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा तीर मार के लाए हैं। हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं और हकीकत हम भी जानते हैं।
हालत यह है कि अमेरिका ने इजाजत दी, इस बात पर शर्म आनी चाहिए थी कि तेल खरीदने के लिए हमें इजाजत लेनी पड़ रही है। इसको भी सेलिब्रेट कर लिया गोदी मीडिया ने, इसको भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया। ऐसी ही गोदी मीडिया ट्रंप की भी है, जो वहां पर बाहर निकलने को मास्टर स्ट्रोक बता देगी और ट्रंप के झूठ को सच मान लेगी। मुझे फिलहाल ऐसी ही प्लानिंग लगती है कि ट्रंप ईरान वार से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है और उसके लिए ऐसी प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए शायद इजराइल को एक्स्ट्रा हथियार दिए जा रहे हैं कि भैया 50 मिलियन के हथियार और लो और जाओ लड़ो। और अगर यह सिनेरियो बनता है कि अमेरिका छोड़कर बाहर निकल जाता है और अरब मुल्क अपने बेसिस का इस्तेमाल करने से या इजराइल के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने से मना कर देते हैं, तो क्या होगा? इजराइल की बैटरीज खत्म हो चुकी हैं। तमाम एक्सपर्ट आकर बता रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें, जो सस्ती मिसाइलें हैं, अभी 2014 के पहले बनी हुई मिसाइलें हैं, बेहद सस्ते ड्रोन्स हैं, ये तक जमीन पर जाकर इंपैक्ट कर रहे हैं और तेल अवीव और जेरूसलम में भारी तबाही हो रही है। अब जब इजराइल के रास्ते से ये सारे अरब मुल्क हट जाएंगे और कहेंगे भैया अपना लेथन तुम खुद संभालो, तब जो ईरान की मिसाइलें आएंगी वो किस तरह की तबाही मचाएंगी आप सोच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की शैतानियत पर अपना भरोसा बिल्कुल मत खोइएगा। इजराइल शैतानी करने की सारी कोशिशें करेगा, बहुत कुछ कर सकता है वो। अभी खबर यह आई कि अल-अक्सा मस्जिद के आसपास से लोगों को हटाया जा रहा है। अब ये क्या हो सकता है, किस वजह से ऐसा हो रहा है? यह बिल्कुल मुमकिन है कि अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल अपनी तरफ से मिसाइल फेंके और आरोप यह लगाए कि ईरान ने अल-अक्सा मस्जिद पर मिसाइल फेंकी है, जिसको फॉल्स फ्लैगिंग कहते हैं। जैसे जो हमला हुआ था, साइप्रस पर हमला हुआ था, कहा यह गया ईरान ने हमला किया है, जबकि इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, ईरान से हमला नहीं हुआ था। यानी यह बिल्कुल मुमकिन है कि इजराइल से हमला हुआ। हालांकि इस हमले से हुआ यह कि साइप्रस के लोग इतना डर गए और नाराज हो गए कि वो सड़क पर आकर बैठ गए कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड अपना बेस यहां से हटा ले, हमें इस जंग में शामिल नहीं होना है। लेकिन फॉल्स फ्लैगिंग तो है। ऐसे ही सऊदी अरबिया में आर्मको पर हमला हुआ तो कहा यह गया कि ईरान ने हमला किया है, लेकिन सऊदी ऑफिशियल्स ने यह क्लियर किया कि ईरान ने हमला नहीं किया है और मोसाद के एजेंट्स भी पकड़े गए। तो इजराइल ये लगातार कोशिश कर रहा था कि अरब मुल्क और बाकी सब, थोड़ा सा यूरोप और ये सब इस जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि अकेले वो ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता है। फिलहाल तो उसके फॉल्स फ्लैग नहीं चले हैं, लेकिन आगे वो कोई भी शैतानी कर सकता है, इस बात में कम से कम मुझे कोई शक नहीं है। खैर, क्या होगा, कैसे होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर वाकई अमेरिका किसी बहाने से इस जंग से निकल जाता है और अरब मुल्क इजराइल की मदद करने से इनकार कर देते हैं, तो जो होगा वो देखने लायक होगा। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। इजराइल का अपना वजूद खतरे में पड़ेगा और मिडिल ईस्ट और दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।